So just remember that Matthias Lieden, he is a botanist. In 1838, year most important. Theodor Swan, he is zoologist. Year याद रखियो most important 1839, right? तो भले ही ये zoologist थे, but प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ये किसने बोला? तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज थियोडर स्वान, राइट? मतलब कि प्लांट सेल में सेल वॉल है, ये किसने डिस्क्राइब किया था? थियोडर स्वान. नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नीट में पूछा हुआ है कि भाई ये दोनों की प्रॉब्लम क्या थी? तो माथिस लीडन एंड थियोडर स्वान, they can't explain कि how that new cell arise, right? तो उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि भाई सेल कैसे फॉर्म होते हैं. तो उसके लिए वर्क किया 1855 and the scientist is Rudolf Virchow. So Rudolf Virchow explained that new cell arise from pre-existing cells, right? So even he also described that omnis cellula a cellula. So this is about cell theory. So cell theory में main 3 points है कि that first all living organisms are composed of cell and cell products, right? Second point, we know that is cell, it is a structural, cell is a structural and functional unit, and the third point is new cell arise from pre-existing cell. New cell arise from pre-existing cell. So this is about cell theory, right? Now this is suggested by Sleeden, Swan, and और किसका contribution है? तो याद रखना Rudolf Virchow, right? And omnis cellula a cellula, it is proposed by that Virchow. Okay. Now next question arises, is the cell theory is applicable to everywhere? तो answer is no, right? तो याद रखना that viruses, as they do not have cell machinery, so तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो वो सेल थियरी को फॉलो नहीं करता, राइट? दूसरी अगर हम बात करने जाएं तो जस्ट लाइक फंगाई का नाम है राइजोपस, वहां पे भी बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यू, मतलब राइट, एंड हैविंग न्यूमेरस न्यूक्लियाई, तो वो भी फॉलो नहीं करता. एंड इवन दैट आरबीसी and sieve tube, right? They live without nucleus. So these are exception for cell theory, right? अब मैडम कब से सेल बोल रहे हैं, तो भाई सेल है क्या? तो मैंने आपको पहले जैसे क्लासिफिकेशन बता दिया था कि normally based on that nuclear membrane, that cells are mostly of 3 types, as we know that is eukaryotes, second is prokaryotes, and third one is eukaryotes. Fine, good.
most important thing, remember that karyos means nucleus. What is the meaning of karyos? Karyos means nucleus, right? So karyos, that means nucleus. Now first type eukaryotes. A means absent, जिसमें मेनली वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस ही एब्सेंट है, दैट इज नोन एज अ eukaryotes. Pro means primary developed and U means well developed, right? तो जैसे eukaryotes, prokaryotes और eukaryotes, तो A मीन्स एब्सेंट, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, राइट? तो उसको बोलते हैं eukaryotes. उसका एग्जाम्पल है वायरस. अब एक्चुअली वायरस के लिए बोला जाए तो वायरस को हम लिविंग सेल मतलब नहीं गिन सकते, बिकॉज उसकी खुद की मेटाबॉलिक मैकेनिज्म नहीं है, वो होस्ट पे डिपेंड है. उसका मल्टीप्लिकेशन भी होस्ट के सेल के थ्रू होता है. इसीलिए वायरस को एक्चुअली लिविंग और नॉन लिविंग की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है. सेकंड थिंग, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई जो WRBC है वो सेल थियरी नहीं फॉलो करता. क्यों? क्योंकि जब हम सेल थियरी की बात करें तो जब सेल की बात करें तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूं कि सेल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सेल में क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं. अब जैसे सेल में मेन न्यूक्लियाई होता है, यहां पे न्यूक्लियस के बेस पे ये क्लासिफिकेशन है. अब मैं आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी में न्यूक्लियस ही नहीं है. अब जब न्यूक्लियस नहीं है तो सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. जब सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो वो सेल थियरी को फॉलो नहीं करेगा, राइट? और इसीलिए मैं आपको बोलती हूं कि जैसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आपने सुना होगा, जो अपनी सीआरई वाली सीरियल आती है उसमें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में क्या होता है, एफएसएल. जैसे सीआरई में नहीं बोलते कि भाई चलो ये स्पेसिमेन है तो उसको भेज दो एफएसएल. तो ये एफएसएल क्या है, वो है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी. तो एफएसएल में क्या होता है कि जैसे किसी का खून हो गया है ऐसा, तो जब भी वहां पे डीएनए सब टेस्टिंग होता है, राइट? या फिर कोई हॉस्पिटल में आग लग गई और किसी के बच्चे एक्सचेंज हो गए, लड़का लड़की एक्सचेंज हो गए, तो वह कंडीशन में भी पेरेंट्स का क्या किया जाता है, डीएनए टेस्टिंग. आपको पता है, राइट? तो जब भी डीएनए टेस्टिंग करना है फॉरेंसिक में कोई भी जगह पे, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए वी ऑलवेज यूज WBC, वी नेवर यूज RBC, बिकॉज RBC में न्यूक्लियस ही नहीं है. न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए नहीं है, डीएनए नहीं है तो टेस्टिंग किसका करोगे? समझ में आया? तो इसीलिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में किसका यूज होता है, WBC, टू एनालाइज द डीएनए. क्लियर? ओके. नाउ प्रोकैरियोट्स, जिसमें प्राइमरी डेवलप न्यूक्लियस है, उसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड BGA, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे, या फिर उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, साइनोबैक्टीरिया. इट इज नोन एज अ साइनोबैक्टीरिया. ठीक है? अच्छा, बैक्टीरिया नहीं है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम है और इसको बोलते हैं मिसनोमर. क्या बोलते हैं इनको, मिसनोमर. नोम उसका अलग है, जैसे मैं नहीं बोलती कैट फिश, वो कैट नहीं है, ठीक है? सी पेन, राइट? डॉग फिश, फिर वो गोकल गाय, तो कोई काऊ नहीं है, जो स्नेल जैसा था उसको गोकल गाय बोलते हैं. ठीक है? ओके, चलो. यूकैरियोटिक मतलब जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स. और यूकैरियोट्स के एग्जांपल बेस्ड है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, राइट? चलो अब थोड़ा आगे जाते हैं. तो ये मैंने आपको थोड़ा सेल के लिए एक्सप्लेन कर दिया. अब जैसे आपने देखा कि भाई जो यूकैरियोट सेल है तो उसके एग्जांपल में दो आएगा, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, राइट?
तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई क्या डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो जैसे मैं अगर बात करूं कि भाई मैं जब सेल ड्रॉ कर रही हूं तो आपको देख के पता चल जाएगा कौन सा सेल है। तो ये मैंने एक सेल ड्रॉ किया और ये मैंने दूसरा ड्रॉ किया, करेक्ट। ओके, तो समझ में आ गया है कि भाई जो ये फर्स्ट वाला है वो है प्लांट सेल और बाजू में है वो एनिमल सेल। क्यों? बिकॉज प्लांट सेल इज हैविंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड दैट सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। दैट सेकंड लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट पटेल मनीषा। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के इनर साइड पे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट एनिमल सेल में तो डायरेक्टली होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रही हूं कि जब हम बात करते हैं प्लांट सेल, तो एज द प्लांट सेल possess large vacuole, while in animal cell vacuole may be small or may be absent. So as in the plant cell there is large vacuole, so in plant cell that nucleus is arranged in one corner, but as in plant cell that vacuoles are small, so its nucleus is located in center. So this is nucleus, so it is having double wall nuclear membrane. This is pore through which exchange of material occur. That cytoplasm of nucleus is known as a nucleoplasm. It contains nucleoplasm, right? In nucleus there is presence of main of DNA. Even it contains small nucleolus. न्यूक्लियोलस के लिए याद रखना, न्यूक्लियोलस इट इज अ साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियोलस राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है, राइट? ओके, तो ये हो गया न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। तो ये लोकेशन ध्यान रखना बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, राइट? ओके, अब आगे देखने जाए तो भाई चलो ये हो गया डिफरेंट, राइट? अब उसकी ऑर्गेनेल के लिए थोड़ा आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक 8.3 है दैट इज ओवरव्यू ऑफ सेल। इसको मैं कंप्लीट करती हूं, डोंट वरी। ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू मतलब क्या कि भाई किसी के सेल के लिए स्टडी करना है ऊपर ऊपर से, तो उसको बोलते हैं ओवरव्यू। एक्चुअली कोई ऊपर ऊपर बोला बिकॉज यहां ऊपर ऊपर ही देखना है, फिर थोड़ी देर के बाद उसका डिटेलिंग भी देखना है। बट ये 8.3 में ये आपको जस्ट हाईलाइट दे रहे कि भाई ऐसा ऐसा सेल होता है, राइट? ऐसी उसकी ऑर्गेनल होती है, तो यहां पे जस्ट हाईलाइट दिया है। तो भाई यहां पे सबसे पहले दिया है कि भाई इफ यू वांट टू स्टडी द टिपिकल प्लांट सेल, टिपिकल प्लांट सेल, then you have to study that onion which already we have seen in video. And if you want to study typical animal cell, right, then use chick cell, right? अपना माउथ ओपन करना, आ करोगे, राइट? तो अंदर की तरफ के स्काल्पेल से आप या स्पून से भी ले सकते हो, राइट? तो हो जाएगा आपके चिक सेल्स, राइट? ओके, बट नॉर्मली आप प्लांट सेल को इजी गोइंग देख सकते हो, राइट? और प्लांट सेल में आपको पता है कि भाई सबसे बाहर का होगा सेल वॉल एंड दैट इनर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये टिपिकल का मीनिंग क्या होता है? तो जैसे टिपिकल मतलब विच पॉजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स,
जैसे कोई लड़का शादी करने जाए, लड़की देखने जाए, तो उसकी डिमांड होती है क्या? तो लड़की बहुत सारे गुणों वाली होनी चाहिए, दिखने में अच्छी हो, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसके पेरेंट्स अच्छे होने चाहिए, उसको खाना अच्छा बनाना आता होना चाहिए, राइट। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे हो जाइए ना कि भाई ऑल कैरेक्टरिस्टिक मेजर वाले अच्छे होने चाहिए। वैसे ही टिपिकल प्लांट, कोई भी टिपिकल सेल की बात करो तो जिसमें सेल हो, उसका सेल मतलब ऑर्गेनल्स हो, उसका साइटोप्लाज्म हो, उसका न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम हो, न्यूक्लियोलस हो, इन शॉर्ट सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेल की होते हैं वो जिसमें हो उसको बोलते हैं टिपिकल सेल, राइट। तो यहाँ पे टिपिकल प्लांट सेल के लिए अगर स्टडी करना है तो आप यूज कर सकते हो ऑनियन, और अगर आपको एनिमल स्टडी करना है एनिमल सेल का, then you can use chick cells, right? ओके। तो अब जब सेल की बात कर रहे हो, आप सेल स्टडी करने जा रहे हो, तो पता है कि भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में क्या उसमें होता है डीएनए, हेरिडिटी मटेरियल। अच्छा, आगे हमने देख लिया कि भाई सेल के 3 टाइप्स भी हमने देख लिए, एकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, राइट। तो प्रोकैरियोट्स उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट। ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एकैरियोट हो, आइदर इट मे बी एकैरियोट और प्रोकैरियोट, कोई भी सेल हो, बट इट possess साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड होता है, दैट इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म, राइट। और देखो आप, जैसे ये सेल है तो उसमें पूरा यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म। जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, तो पूरे सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड पे सो क्या होगा, साइटोप्लाज्म। क्या होगा, साइटोप्लाज्म, राइट। ओके। तो साइटोप्लाज्म इट इज अ साइट वेयर ऑल रिएक्शन अकर्स, राइट। तो साइटोप्लाज्म में सारे रिएक्शंस होते हैं। कैसे? अरे भाई सिंपल है, साइटोप्लाज्म मतलब कि ये जो अर्ना मीन्स एरिया, ये जो एरिया है, अच्छा आपको पता है ना कि साइटोसॉल इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनल। देखो यहां पे बहुत सारी ऑर्गेनल होती है और जो फ्लूइड होता है, तो साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनल बात कर लो, राइट, माइनस कर लो आप, तो जो बचेगा उसको बोलेंगे साइटोसॉल, राइट। पूरे साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल को माइनस कर लो, तो जो बचेगा उसको बोलेंगे साइटोसॉल, राइट। ओके, तो ये ध्यान रखना साइटोसॉल के लिए, ठीक है। ओके, अच्छा, तो ये हो गया कि भाई जो साइटोप्लाज्म है वो मेन अर्ना है जहां पे सेल की सारी एक्टिविटीज होती है, राइट। कैसे? तो भाई ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा, जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, वॉटएवर। तो जो सारी ऑर्गेनल्स होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और वही ऑर्गेनल्स है, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेगा, राइट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो क्या करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन करेगा। तो याद रखना कि भाई सारे जो रिएक्शंस होते हैं कहां पे होते हैं, साइटोप्लाज्म, बिकॉज मैंने सिंपली बोल दिया कि भाई साइटोप्लाज्म कंटेन्स ऑर्गेनल्स एंड इन ऑर्गेनल्स ऑल रिएक्शंस कैरी आउट, राइट। और ऑब्वियसली ये केमिकल रिएक्शन होना जरूरी, तभी तो वो सेल लाइव रहेगा, राइट। ओके, चलो अब जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो जो यूकैरियोट्स है उसमें न्यूक्लियस तो देखने मिलता है, बट न्यूक्लियस के सिवा उन्होंने उसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं। मैंने जिसको बोला है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं विच आर नोन एज ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स का नाम मैं आपको बोल देती हूँ, जैसे आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी बोलते हैं आप इसको, देन
lysosome, that is suicidal bag, then mitochondria, then plant में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, देन छोटी छोटी जो डाइजेशन में हेल्प करती है, जो एंजाइम प्रोसेस करती है, माइक्रोबॉडीज, यस, सेंट्रियोल, राइबोसोम, राइट, प्लास्टिड आ गया, क्लोरोप्लास्ट, देन माइक्रोबॉडीज, राइबोसोम, और क्या मैं बोल रही थी, लाइसोसोम भी आ गया है ना, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, देन वैक्यूल्स, राइट। तो ये सब ऑर्गेनल्स भी होती है, ओके। हाँ, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल किसमें होते हैं, यस, पैरोक्सिसोम भी सही, करेक्ट, और सेंट्रियोल विच इज प्रेजेंट इन ओनली एनिमल सेल, राइट। तो ये हो गई ऑर्गेनल्स। जस्ट मैं आपको रफली ड्रॉ करके दिखाती हूं, ठीक है। माइक्रोविलर प्रोजेक्शन होता है बेटा। अच्छा चलो, यहां पे न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये ऐसी हो जाएगी गोल्गी एपरेटस, ठीक है। देन टू राइट एंगल में होते हैं सेंट्रियोल, फिर लाइसोसोम, फिर ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन राइबोसोम, देन माइक्रोबॉडीज, राइट। चलो, देन पैरोक्सिसोम भी स्मॉल रहेगा। अगर वो प्लांट सेल है, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर सकते हैं अपन, तो माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये तो सब निर्मल है कि भाई चलो प्रोकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनल होते हैं, बट जब हम बात, अरे सॉरी, यूकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, बट प्रोकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये खास ध्यान रखना कि ये सारी ऑर्गेनल्स किसमें होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, बट जो यूकैरियोट्स है उसमें ये सारी ऑर्गेनल होती है। अरे कुछ ना याद रहे तो इतना रखो यार, कौन है वीआईपी, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो सारे ऑर्गेनल किसमें होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल, और एनिमल सेल और प्लांट सेल किसका टाइप है, तो यूकैरियोटिक, बिकॉज यू मीन्स वेल डेवलप्ड। उसमें न्यूक्लियस कैसा है, वेल डेवलप्ड। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिसका है उसमें ये सारे ऑर्गेनल्स देखने मिलते हैं, राइट। अब जैसे आगे बात करें तो ये सब ऑर्गेनल्स तो होती है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलनी है कि भाई जो राइबोसोम है, राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखो, राइबोसोम इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जिसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल राइबोसोम, बट इट इज ऑब्जर्व्ड इन प्रोकैरियोट्स as well as eukaryotes and eukaryotes। देखो पहले मैंने बोल दिया कि भाई प्रोकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते, बट याद रखो कि जो राइबोसोम है which is present in prokaryotes as well as eukaryotes,
राइट, ओके। अच्छा, अब उससे भी इंपॉर्टेंट मैं चीज बोलने जा रही हूं कि भाई राइबोसोम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देखने मिलते हैं, बट उसके सिवा याद रखो दैट राइबोसोम आर ऑब्जर्व्ड इन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, and even they are associated with endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, जैसे मैंने आपको दिखाया था यहां पे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप देख सकते हो ना। चलो, जैसे मैं यहां पे ड्रॉ कर रही हूं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे क्या अटैच होता है? राइबोसोम। वो आगे भी आएगा, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसका जो स्ट्रोमा है उसमें भी राइबोसोम देखने मिलता है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके बीच में सेंटर में भी राइबोसोम देखने मिलता है। तो राइबोसोम का क्वेश्चन 101% होगा कि दैट ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है कि जो दूसरे ऑर्गेनल के अंदर देखने मिलता है? तो वो है राइबोसोम। और राइबोसोम कौन सी ऑर्गेनल में देखने मिलता है? तो याद रखियो, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एंड इवन इट इज एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब भी राइबोसोम, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो जब भी राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे देखने मिलता है, तो आप देख सकते हो कि जैसे मुंह पे बहुत सारे पिंपल हो तो कैसा लगे कि भाई उसकी सरफेस थोड़ी रफ हो जाए। सेम वे जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम है तो उसको बोलते हैं RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। They are known as a rough endoplasmic reticulum. Is it okay? Okay, fine. So this is about ribosome, which is non-membrane bound organelle observed in both prokaryote and eukaryote, and organelle within organelle, that is ribosome. Even another with non-membrane bound organelle, that is centriole. And this centriole is observed in animal cell only. That centriole is observed in animal cell only. And this centriole helps in cell division. Centriole helps us in cell division. So next question arises, what is cell division? Right? So now let's see what is cell division. Cell division मतलब सेल का डिवीजन होना, एक का दो, एक का दो, एक का दो, राइट? उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। अच्छा, अब सेल डिवीजन की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जैसे भी हमको पता है कि एज वी आर हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, अमॉन्ग देम 1 to 22 पेयर क्रोमोसोम जो सेल्स में होते हैं उसको बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। एज दैट सोमेटिक सेल्स जो पोजेस जो 1 to 22 क्रोमोसोम होते हैं उसको बोलते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम। भाई क्या फंक्शन है सोमेटिक क्रोमोसोम का? तो ये जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स है सोमेटिक सेल्स में, वो अपने आईज का कलर, अपनी हाइट, राइट, वो सब डिसाइड करता है, राइट। जो अपने नॉर्मल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कौन डिसाइड करता है? ये सोमेटिक सेल्स के क्रोमोसोम्स। और ये जो करेक्ट 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, विच इज नोन एज अ सेक्स क्रोमोसोम, राइट, इट इज नोन एज अ सेक्स क्रोमोसोम, राइट, ओके, बिकॉज वो क्या करता है? सेक्स डिटरमाइन करता है। अब जब बात कर रहे हैं सोमेटिक क्रोमोसोम, तो सोमेटिक क्रोमोसोम उसमें क्या होता है? तो इट इज मतलब कि ये जो 1 to 22
क्रोमोसोम्स है दे ऑलवेज डिवाइड बाय राइट माइटोसिस. गुड. एंड ये जो सेक्स क्रोमोसोम है इट इज ऑलवेज डिवाइड बाय वेरी नाइस मियोसिस. फाइन. एक्चुअली इन माइटोसिस ड्यू टू माइटोटिक डिवीजन from one parent cell, two daughter cells are produced and both are having same number of chromosome. So this is known as a mitotic division. But when we talk about meiotic division, so for our convenience, that meiotic division is described in two steps. Actually, it is continuous process, but for our convenience, it is divided into two phases. That first phase is known as a meiosis 1, and second phase is known as a meiosis 2. That meiosis 1 is meiotic type. मियोटिक टाइप मतलब कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में होते हैं यहां पे ये नंबर हो जाते हैं हाफ हाफ. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मियोटिक टाइप. वेरी गुड. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड फेज, सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप जो मियोसिस 2 है वो माइटोटिक टाइप होता है. माइटोटिक टाइप मतलब माइटोटिक में क्या होता है, जैसा पेरेंट्स वैसे डॉटर सेल्स. तो यहां पे पेरेंट एन है तो डॉटर सेल्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी एन. सो दिस इज अबाउट meiosis, and due to meiosis from one parent cell 4 daughter cells are produced and all are haploid. So remember at the time of गैमेटोजेनेसिस उसको तोड़ो. गैमेटो मीन्स गैमेट, जेनेसिस मतलब सिंथेसाइज. जब भी बात करूं सिंथेजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस तो ग्लूकोज का नया फॉर्मेशन, राइट. तो नियोजेनेसिस मतलब सिंथेसाइज, तो गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, राइट. ओके. तो जैसे उसको बोलते हैं oogenesis एंड spermatogenesis. Formation of egg cell. Formation of egg cell that is known as the oogenesis, and formation of sperm cell that is male gamete that is known as a spermatogenesis. So this is about gametogenesis. Oogenesis, spermatogenesis. So whenever the sperm cell or egg cell is going to produce, at the time most important that meiotic division will take place. And in somatic cell always there will be mitotic division, right? Okay. So actually जब भी ये सेल डिवीजन होता है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और ये न्यूक्लियर डिवीजन में कौन हेल्प करता है, सेंट्रियोल. कैसे, we will see in chapter number 10. Because it forms bipolar spindle which helps in distribution of chromosome, right? Centriole, yes, Esther, correct, helps in cell division, actually nuclear division, and it forms bipolar spindle, or that is Esther. And thus it helps in distribution of chromosome among two daughter cells. Now actually there is so much difference in that size of cell, its shape, its function, right? तो जैसे smallest cell की बात करें तो that is mycoplasma. That mycoplasma it is known as a PPLO, full form पूछते हैं, that is pluro pneumonia like organism, right? Pleuropneumonia like organism. अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो अपनी बुक में नहीं है कि भाई ये उसका शेप थोड़ा अजीब सा लगता है, इसीलिए बोलते हैं कि भाई जॉकर्स ऑफ प्लांट किंगडम.
प्लांट किंगडम के जॉकर्स कौन है? तो दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के लिए मैं बोलूंगी कि भाई दे आर विदाउट सेल वॉल एंड कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। आगे आएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कि उसमें सेल वॉल नहीं है एंड दे कैन लाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब जब हम बात करने जाए भाई बैक्टीरिया, तो उसकी साइज अलग अलग होती है, राइट? ओके, तो बैक्टीरिया 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होती है। ओके, अरे माइकोप्लाज्मा की बात करें, सॉरी, तो माइकोप्लाज्मा उसकी लेंथ कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर, राइट? तो माइकोप्लाज्मा की लेंथ मैंने आपको बोल दी 0.3 माइक्रोमीटर। अब चलो बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया उसकी लेंथ हो सकती है 3 to 5 माइक्रोमीटर, राइट? अच्छा, आपको पता है कि भाई लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट कौन सा है? दैट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। यस, गुड, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, राइट? अच्छा, आरबीसी की बात करें तो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। अगर बात करें 9 सेल, तो वो कैसा होता है? लॉन्गेस्ट होता है, राइट? अब सेल के शेप भी अलग अलग होते हैं, जैसे अपनी बुक में दिए हैं उतने सेल्स तो पहले देख लें। तो आरबीसी वो राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है, और जैसे ऐसा शेप होता है कि मैक्सिमम सरफेस और मैक्सिमम ऑक्सीजन को गेन करे। जो डब्ल्यूबीसी है उसका शेप वो भी डिफरेंट होता है, फेगोसाइट है तो एमोबियोट शेप भी बोलते हैं उसको, डब्ल्यूबीसी को, राइट? उसमें न्यूक्लियस, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल उसके टाइप है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेजोफाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, राइट? तो वो सब के शेप भी कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। अच्छा, जब आगे बात करें एपिथेलियल टिश्यू, तो उसमें कॉल्यूमनर, कॉलम जैसा हो, राइट? लॉन्ग एंड नैरो। फिर जैसे अगर बात करें 9 सेल, तो ये हो गया 9 सेल, राइट? सबके बारे में हम डिटेल देखेंगे, डोंट वरी। फिर इलोंगेटेड, लंबा हुआ शेप देखे तो ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स के सेल इलोंगेटेड होते हैं। फिर मेसोफिल, मेसोफिल लीफ में होता है, राइट? तो उसके शेप राउंड एंड ओवल, यहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है, ये ओवल शेप के होते हैं। अच्छा, मेसोफिल के सेल और भी आते हैं जिसको पैलिसेड बोलते हैं, तो वो ऐसे टाइटली बाउंड होते हैं, पैलिसेड। और ये ओवल शेप, राइट? तो ये हो गए थोड़े डिफरेंट शेप, राइट? अच्छा, उसके सिवा भी हमको पता है कि भाई और भी शेप होते हैं सेल्स के, जैसे एमोबिया, तो आपको बोल दिया कि भाई वो कैसा शेप होता है एमोबिया का, इरेगुलर। फिर पैरामीशियम, फिर बैक्टीरिया, राइट? फिर एडिपोस टिश्यू, ये उसका न्यूक्लियस, तो एडिपोस टिश्यू उसका शेप डिफरेंट होता है। अगर बात करने जाएं स्पर्म सेल्स, अच्छा, एक सेल तो बहुत सीधा होता है ना? गर्ल्स ऑलवेज सीधी होती है। चलो, स्पर्म सेल, यहां पे उसका न्यूक्लियस और ये उसकी टेल, मैं तो उसको रॉकेट बोलती हूं। स्पर्म सेल्स को याद रखना है तो रॉकेट याद रखो, राइट? फिर जैसे मसल्स की बात करें तो मसल्स में स्ट्रेटेड मसल्स ऐसे होते हैं, कुछ मसल्स स्पिंडल शेप के होते हैं, कार्डियक मसल्स ब्रांच होते हैं, दे नेवर फटीग, कभी भी नहीं थकते,
जिसको मैं बोलती हूँ एक्चुअली फटीग। फटीग मतलब थकना नहीं, राइट, दे नेवर फटीग। तो यस, कार्डियक मसल्स, तो मैं उसको बोलती हूँ फटीग्यू, ठीक है, याद रखने के लिए, दे नेवर फटीग, राइट। तो कार्डियक मसल्स कभी भी नहीं थकते। ओके, फिर बात करने जाए तो नर्व सेल आ गया। वैसे ऑस्टियोसाइट्स भी होते हैं, बोन सेल्स। तो ये बोन सेल्स है, ऑस्टियोसाइट्स, ये उसका न्यूक्लियस। तो ऐसे बोन्स होते हैं। फिर एपिथेलियम टिश्यू में स्क्वामोस, ये बेसमेंट होगा, और टाइल्स के जैसे जो सेल्स होंगे दैट इज स्क्वामोस। फिर लंबे लंबे कॉल्यूमनर, और कॉलम पे सीलिया हो तो उसको बोलेंगे सिलिएटेड, राइट। फिर और डिटेल में जाएं तो इवन स्टोमेटा में गार्ड सेल्स, दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी है गार्ड सेल्स। एपिथेलियल सेल्स आ गए, स्क्वामोस, देन कॉल्यूमनर, क्यूबॉइडल, नर्व सेल, राइट। तो ये सारे डिफरेंट शेप हमने देखे कि भाई सेल का शेप अलग अलग होता है, ठीक है। ओके।